हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोग अपने शरीर में भोजन का पाचन करते हैं। जो पाचन होता है बच्चों दो तरह का होता है इस पूरे इन्वायरमेंट में। पहला है बाह्य पाचन। तो जो बाह्य पाचन होता है बच्चों वह पाचन, ठीक है, बाह्य पाचन, यह पाचन जो कवक होते हैं ना, कवक, वह सड़े गले हुए पदार्थों पे जो मृतजीवी कवक होते हैं वह जैसे कि लकड़ी के लट्ठे पे वो छाते नुमा संरचना जो उग जाती है, ठीक है, जिससे आप लोग मशरूम या ठीक है कवक कहते हो, तो वह बाहर अपने शरीर से एंजाइम निकालते हैं और बाहर ही लकड़ी के लट्ठे को गला देते हैं और उसे सड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद उससे पोषक तत्वों को ले लेते हैं। तो इस तरह का जो पाचन है शरीर से बाहर हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे बाह्य पाचन। दूसरा जो पाचन होता है जो कि आंतरिक होता है, क्या होता है बच्चों? आंतरिक पाचन होता है। तो ये जो आंतरिक पाचन है यह गाय, भैंस, बकरियों, मनुष्य यानी कि जो जीव अपने शरीर के अंदर यानी कि पेट के अंदर भोजन को लेके पचाता है उसे हम लोग बाह्य पाचन बोलते हैं। ये जो मनुष्य का जो चित्र है यह अपने शरीर के अंदर पेट में ये पूरा सिस्टम है पाचन का, आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम, इसके अंदर भोजन का डाइजेशन होता है। इसीलिए हम ऐसे पाचन को बोलते हैं बच्चों आंतरिक, बच्चों आंतरिक, ठीक है ना, पाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक पाचन, ठीक है ना। अब चलिए अपने पाचन तंत्र को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए हम लोग शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू से कहाँ से शुरू होगा? देखो मुंह से शुरू होगा, ठीक। देखो आपका ये जो मुंह है और मुंह, और जरा मैं इसे मिटा दे बच्चों, इसको इरेज कर दें। ये है जो ओठ होता है ना, ओठ यानी कि मुंह में ये जो ओठ है एक ओपनिंग है, यहाँ से शुरुआत हम करते हैं और पूरा ये जो पाइप है इस तरह करके ऐसे ऐसे जा रहा है और ऐसे ऐसे करके ये यहाँ तक का जो सफ़र है पूरा का पूरा ये जो पाइप का ये लगभग 10 से 12 मीटर लंबा होता है और इसे हम बोलते हैं आहार नली। आहार नली क्या बोलते हैं बच्चों? आहार नली। तो आइए देखते हैं हम लोग आहार नली में भोजन का कैसे पाचन होता है, ठीक है। सबसे पहले आहार नली को समझ लेते हैं। देखिए इस मुंह के अंदर जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो हमारा माउथ होता है, ठीक है, इसके अंदर बच्चों, ठीक है, दांत पाए जाते हैं। कितने, क्या पाए जाते हैं? दांत। इसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और दांतों का काम होता है भोजन को, ठीक है, काटना, कुतरना और उसे फाड़कर और चबाना। तो दांतों का काम होता है। दांत तो 4 प्रकार के होते हैं। तो दांत क्या करते हैं? भोजन को, ठीक है, बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। समझा क्या ना। और बीच में हमारा ये जीभ जो होता है भोजन को उलटता है, पलटता है, जिसकी वजह से जो बड़ा दाना है उसको छोटे दानों में दांत तक भेजा जा सके। साथ ही साथ हमारे शरीर में, ठीक है बच्चों, पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं और जो कि हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं। देखो ये जो लार ग्रंथियां होती हैं इनमें 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं। पहला है टाइलिन एंजाइम और दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। और ये जो लार ग्रंथियां होती हैं ये 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। और इनका लोकेशन देख लेते हैं। पहला है, ठीक है, लार ग्रंथि जो कि कर्ण मूल ग्रंथियाँ, ये जो हमारे मुंह के अंदर कान के साइड, एक साइड इधर एक साइड इधर, ये कर्ण मूल ग्रंथियाँ होती हैं। ये संख्या में 2 और उस तरह जोड़ी में 1 होती हैं। और दूसरी होती है जीहा ग्रंथि जो जीभ के नीचे 1 जोड़ी होती है। और जो तीसरी होती है जबड़े के, ठीक है, नीचे, यानी कि जो जबड़ा निचला जो तल है जबड़े का वहाँ पर 1 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। और इस लार ग्रंथियों से निकलता है टाइलिन और लाइसोजाइम नाम का एंजाइम। और ये जो एंजाइम होता है जैसे ही भोजन जो है, ठीक है, में लार मिलता है तो लार के अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, ये ग्लूकोज में बदलने का कार्य करते हैं। किस में बदलते हैं बच्चों? ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है।
इस प्रकार 50% जो पाचन है हमारी मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का बच्चों हो जाता है। किसका पाचन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, जो हम मीठा जो भी हम खाते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे हम गन्ने का जो रस होता है उसको ले लें, या कोई मीठा चीज़ या चीनी से बना हुआ कोई भी पदार्थ हम खाते हैं तो समझ लो वो उसमें शुगर है, वो मीठा है, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका 50% पाचन मुंह के अंदर हो जाता है। उसके बाद जो हमारा ये जो गला है, इस गले में ठीक है एक घाटी होती है जिसे हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ये जो ग्रसनी होती है इसी में एक घाटी होता है, क्या होता है? ढक्कन टाइप का होता है, और यहीं से एक पाइप, इसी गले से एक पाइप फेफड़ों की तरफ चली जाती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग नाक से और मुंह से सांस भी लेते हो और इसी मुंह से आप खाना भी खाते हो, तो खाना जो है पेट में जाता है और जो सांस लेते हो तो वह फेफड़ों में जाता है ना। ये पेट में हमारा हवा नहीं जाता, हमारे फेफड़ों में जाता है। ये कैसे दोनों अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, यहीं पर समझने वाली बात है। देखो ये जो है ना, यहाँ पर एक घाटी होती है बच्चों, देखो ध्यान दो, जब हम खाना खाते हैं तो फेफड़ों की घाटी बंद हो जाती है। ये फेफड़े वाले हैं और ये फेफड़ा वाला है, ठीक है ना। फेफड़ों की घाटी यहाँ पे बंद हो जाएगी, ढक्कन इसका बंद हो जाएगा और खाना क्या है? सरक जाएगा पेट में। और जब हम सांस लेते हैं तो ये जो घाटी होती है हमारे गले में, ये किसकी घाटी बच्चों? ये जो पाइप जा रही है जिसे हम लोग ग्रसिका बोलते हैं, ये जो ग्रसिका की जो पाइप होती है ये बंद हो जाती है और ये जो फेफड़े वाली जो पाइप है ये खुल जाती है। मतलब इसका जो ढक्कन खुल जाता है और डायरेक्ट सांस क्या है? हमारे फेफड़ों में जाता है। जब हमें खाना घोटना होता है ना, देखो सांस घोटने के लिए, सांस को लेने के लिए हमें निगलना नहीं है, हवे को निगलना नहीं, अपने आप वो सांस ले रहे हैं। तो जब सांस हम अपने आप ले रहे हैं, जरा इसको हम मिटाते हैं फिर बताते हैं। सांस हम अपने आप ले रहे हैं तो ये जो हमारा, ये हम कह सकते हैं जो ग्रसिका है ये, या ग्रास नली बोलते हैं, इसका घाटी बंद हो जाता है और डायरेक्ट जो सांस है ये घाटी खुल जाता है। किसका? फेफड़ों का। और डायरेक्ट जो हवा है फेफड़ों में जाने लगता है, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ को निगलते हैं तो गले में आप देखेंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा है, तो कोई ना कोई घाटी खुल रही है। इसका मतलब ये घाटी बंद हो जाती है और ये ठीक है भोजन नली वाली घाटी खुल जाती है, खाना पेट में सरक जाता है। तो ये जो ग्रसनी है, ठीक है, ग्रसनी में घाटी खुलता है तो खाना क्या है? निगल कर हम लोग ये ग्रसिका के माध्यम से और यहाँ पर अमाशय में खाने को पहुँचा देते हैं, यानी कि जो खाना है हमारे अमाशय में ट्रांसफ़र हो जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? देखो बच्चों, ये जो अमाशय है, इस अमाशय के अंदर जैसे ही खाना आता है तो अमाशय की आंतरिक दीवारों से, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, और भी पाचक जो एंजाइम्स होते हैं वह आंतरिक दीवारों से निकलना शुरू हो जाते हैं और खाने को पचाने लगते हैं। और साथ ही साथ जो खाना है, ठीक है, वो हमारा जो अमाशय है वह, उसमें खाना उलट पुलट भी होता है। आप ज़रा याद करना, जब आप सोए रहते हो तो आपका पेट फूलता है, पिचकता है। इसके लिए जो डायाफ्राम है ये फेफड़े को फुलाता है और पिचकाता है, साथ ही साथ पेट को भी फुलाता है, पिचकाता है। पेट वाले हिस्से और फेफड़े वाले हिस्से के बीच में होता है। ऊपर की तरफ होगा तो फेफड़े को सिकुड़ाएगा, पेट को फुलाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो पेट को सिकुड़ाएगा और फेफड़े को फुलाएगा। इस तरह ये डायाफ्राम ऊपर अप डाउन होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ हो सकता है खराटा कुछ लेते हैं तो खूब पेट फूलता है। इसका मतलब जो खाना है, जैसे आपने देखा होगा जो मिक्सचर मशीन होता है वो वाला, जिससे लिंटर होता है, जिसमें क्या डाला जाता है? जो गिट्टी होता है वो डालकर, सीमेंट को डालकर और बालू को डालकर, पानी डाल के और उसको चलाया जाता है, उसका धुआं घूमता है तो सारा चीज़ अच्छे से मिल जाता है। उसी प्रकार हमारा भी पेट जो है, इसमें कर्माकुंचन होता है और इसकी जो पेशियाँ हैं सिकुड़ती हैं, फिर अपनी अवस्था में आती हैं, जिसकी वजह से खाना चारों तरफ से घूमता है और इसके आंतरिक दीवारों से जो रस निकलता है खाने के चारों तरफ फैल कर खाने में मिल जाता है, जिससे खाना और घुल जाता है और खाना अच्छे से पच जाता है, पचता है खाना। क्या होता है? खाना पचता है। समझ रहे ना? मतलब खाने के अंदर से जो भी प्रोटीन, फैट, विटामिन है, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। देखो
साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर लगा हुआ है इसका नाम है यकृत, एक ग्रंथि है जो कि लगभग 1.5 kg के आसपास में होता है। कौन? ये लीवर, जिसे हम लोग कलेजी भी कहते हैं। इसका काम होता है बच्चों भोजन को पचाना और साथ ही साथ हमारे भोजन में आए जो भी हानिकारक चीज़ हैं, जैसे कि खाना अगर ख़राब हो गया है तो खाने को फिर उल्टी भी करवाता है, इसी के माध्यम से सारा चीज़ होता है। खाने की जांच भी करता है, खाना सही आपने खाया है कि नहीं खाया है, इसे फूड इंस्पेक्टर भी कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लीवर की बात करें इसे हम लोग यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे लीवर को हम लोग यकृत बोलते हैं। इस यकृत का नाम यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। ये पित्ताशय नहीं है बच्चों, इसको छोड़ दो, बाद में बताएंगे। ये यकृत का इसका वजन कितना है? 1.5 kg है। ठीक है, इस यकृत के माध्यम से कुछ और भी इसके ठीक है कार्य हैं, जरा बता देते हैं, उसके बाद पांच कार्य बताएंगे। हिपेरिन नाम का एक पदार्थ निकलता है। ये हिपेरिन का नाम का जो पदार्थ है हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड के अंदर जो रुधिर है उसको थक्का जमने से रोकता है। साथ ही साथ ठीक है रुधिर में फाइब्रिनोजन नाम का भी प्रोटीन रिलीज करता है, जिसकी मदद से ये जो प्रोटीन होता है हमारे रुधिर वाहिनियाँ जो होती है ना, जैसे रोड चल रहा है तो रोड पे जब गाड़ी चलता है ठीक है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जरूर गड्ढा गुड्ढी हो जाता है। 1 साल 2 साल बाद जरूर कहीं ना कहीं रोड टूट जाता है। जब रोड टूट जाता है तो उस गड्ढे को फिर से जो गिट्टी होता है उसको भर के उसमें डाल के फिर उस रोड को रिपेयर किया जाता है। ऐसा होता है ना। तो उसी तरह हमारे शरीर की जो ब्लड है उस ब्लड में प्लेटलेट कोशिकाएँ होती हैं। ये प्लेटलेट कोशिकाएँ ठीक है हमारे शरीर में के रुधिर की नलिकाओं में बहती रहती हैं। कभी कभी हम लोग होता क्या है कि कुछ केमिकल दवाइयाँ ले लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से जो खून बहता है ना तो जो नसें होती हैं कहीं कहीं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो गड्ढा हो गया। तो होता क्या है कि जो ये फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन है उस गड्ढे में जाकर खूब ऐसे धागे जैसे बन जाएगा, वहीं पर उत्पन्न होगा और प्लेटलेट की कोशिकाएं उस नलिकाओं में ठीक है बहती बहती जाएंगी और ये जो गड्ढा जहाँ पे हुआ है यहाँ पर फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन बना है इसी गड्ढे में फंस जाएंगी। फंसने से गड्ढा जो है भर जाएगा और गड्ढे का रिपेयर हो जाता है। इस प्रकार हमारे रुधिर वाहिनियों में ये थक्का जमता है ब्लड का, जिसकी वजह से हमारे रुधिर वाहिनियों का रिपेयर होता है। और वैसे अगर ब्लेड से हम हाथ को काट दें तो कुछ समय बाद खून तो आएगा, लेकिन 2 मिनट बाद या 4 मिनट बाद खून आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब रुधिर का थक्का जम गया। यहाँ पर फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन बना जिसकी वजह से जो खून है वो थक्का जम गया, उसमें प्लेटलेट कोशिकाएं आके फंस गई। अब उसके बाद फिर अंदर से एक भी बाहर खून नहीं निकलने वाला, वो कटा ही है लेकिन खून बाहर नहीं निकलेगा। तो ये फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन निकालता है। साथ ही साथ हिपेरिन जो होता है मतलब रुधिर को थक्का जमने से रोकता है और जहाँ जमाना होगा वहाँ पर फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन कारीगर होता है। मतलब जब आवश्यकता है तो ये बनेगा, नहीं हो सकता है तो ये रोकेगा। आगे समझ में ना, ये हो गया। तीसरा कार्य होता है हमारे यकृत का, लीवर का, कि इस पे आप देख सकते हैं कि पित्ताशय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बच्चों? पित्ताशय। जरा इसको मिटाते हैं। आप देखेंगे बच्चों इसमें लगा हुआ है पित्ताशय, पित्त की थैली होती है जिसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। थोड़ी नीले रंग की देखने को मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर के आसपास में होती है बच्चों। कितना? 7 सेंटीमीटर। ये जो लीवर होता है, लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को, पिघला हुआ जो मुँह होता है उसी तरह के होता है ये। हम लोग भोजन में भी 30% कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। जो लीवर होता है कोलेस्ट्रॉल को पित्त रस में कन्वर्ट कर देता है और जाकर पित्ताशय के अंदर इकट्ठा कर देता है। ये पित्ताशय आप देख सकते हैं, ये जो अमाशय है इसके पीछे से एक पाइप आ रही है और ये अग्नाशय पत्ती की जैसी संरचना है। इसमें ये जो पाइप है पीछे से इसमें खुल रहा है और ये जाके ग्रहणी में खुल रहा है। ठीक है ना। एक बार और देखिएगा आप लोग, इसको मिटाते हैं बच्चों। देखिए आप देखेंगे ये कि ये जो अमाशय है, अमाशय आगे जाके जे के आकार बना रहा है जिसे हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ग्रहणी बोलते हैं बच्चों। इसको जरा हम मिटा के लिख दे ग्रहणी। इसका नाम तो छोटी यहाँ दे रखा है लेकिन इसको हम लोग बच्चों ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी मतलब अमाशय का आगे वाला भाग ग्रहणी कहलाता है और जो ग्रहणी है आगे जाके ठीक है छोटी आंत में खुलता है जो कि 5 से 7 मीटर लंबा होता है। ये जगह कम लेता है, लंबाई में ज़्यादा होता है, पतलाई में बहुत पतला होता है। ठीक है। अब आगे देखो, जरा बोलना बंद करो, आगे का हम लोग सुन लेते हैं। ये जो होता है
साथ रहो। ये जो अमाशय है, इस अमाशय में जब खाना आएगा, ये खाना जो है पच रहा है यहाँ पर। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वही एसिड है जो एसिड हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम मार्केट से लेकर आए, उसमें एक ब्लेड डाल दें तो ये ब्लेड को गला देगा। इतना खतरनाक एसिड होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों। ये जो अमाशय से निकलता है HCl, ये हमारे भोजन को पचाता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को भी मारता है। खाने में जो भी बैक्टीरिया आए हैं उनको किल कर देगा। अब देखो भोजन को पचाना है और अच्छे तरीके से, तो ये जो पित्त रस है यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये भोजन को पचाता है। किसको पचाता है? भोजन को। तो पित्त जो रस है ये अग्नाशय वाली नली में आके जुड़ के ग्रहणी में ऐसे स्रावित होने लगता है, यही पर टपकने लगता है। और साथ ही साथ जो अग्नाशय है, अग्नाशय से भी रस आकर टपकने लगता है, जिसकी मदद से इस ग्रहणी में जो भोजन जा रहा है वो भोजन में रस मिलने लगता है। और ये बड़ी आंत के पीछे से ये छोटी आंत जो है खूब ज़्यादा घना, ठीक है, खूब घना, थोड़ा दिमाग जैसा देखने को ये संरचना मिल रहा है, लग रहा है कोई दिमाग है ना जी। खूब घना ये संरचना बनाता है, लगभग 5 से 7 मीटर होता है, इकट्ठा होता है। इसके अंदर खाना क्या है, ये ट्रांसफ़र होता रहता है। क्या होता है बच्चों? खाना जो है ये यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक आता है। अब जरा फिर से कहानी सुनो। देखो ये जो पित्तरस होता है ना, ये पित्तरस, ठीक है, भोजन को पचाता है। और ये कब बनेगा और कब निकलेगा? देखो आपके शरीर में पित्तरस बन रहा होगा, लेकिन जब आपको खाना खाना होगा ना तो दिमाग में सोचोगे बहुत भूख लगा है, खाना खा लेते हैं। जैसे मुंह में खाना निवाला लोगे तो पित्तरस पेट में आना शुरू हो जाएगा। जैसे पेट में खाना जाएगा पित्तरस मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ग्रहणी में मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे खाना जो है वो पचने लगेगा। आगे समझ में ना? अब देखो ये जो अग्नाशय होता है, ठीक है, पित्तरस खाने को पचाता है, याद रखना। ये पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है, ठीक है। अब अग्नाशय की कहानी सुन लेते हैं। ये जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय के अंदर 3 तरह के एंजाइम बनते हैं। पहला है एमाइलेज एंजाइम। जो एमाइलेज एंजाइम है, जो खाना आ रहा है इसके अंदर जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, अरे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो 50% पाचन हुआ है, कुछ अमाशय में भी हुआ है, कुछ यहाँ पर जो बचा हुआ है उसको ये पचा देते हैं, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो ग्लूकोज है ज़्यादा मात्रा में हो जाता है शरीर के अंदर, तो हमारा जो शरीर है यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ग्लूकोज जाके लीवर के यानी कि यकृत के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अब आगे देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, इसका पाचन एमाइलेज करेगा। एमाइलेज कहाँ से निकल रहा है? अग्नाशय से निकल रहा है। उसके बाद लाइपेज भी एंजाइम अग्नाशय से निकलेगा और ये वसा को वसा अम्ल में बदल देगा। जो वसा हम खाते हैं, जो भी तेल खाते हैं, तेल में वसा होता है, उस वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। और आपको बता दें, हम वसा से भी आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस तरह ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ये सारे एंजाइम भोजन के साथ मिलके छोटी आंत में, ठीक है, 7 मीटर छोटी जो आंत होती है उसमें मिलते हुए जाते हैं और धीरे धीरे उसको पचाते रहते हैं। उसके बाद जो छोटी आंत के जो अंदर की जो दीवारें होती हैं, ऐसे इसमें रोए लगे होते हैं। बच्चों ध्यान देना, इस पर रोए लगे होते हैं। इस रोए को बोलते हैं बच्चों रसांकुर या भीली। क्या बोलते हैं? रसांकुर। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रसांकुर। रसांकुर या इंग्लिश में भीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीली। ये जो भोजन जो जा रहा है, वो भोजन जो पच रहा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया, वसा अम्लों में बदल गया और प्रोटीन का पाचन हो गया, तो ये जो भी चीज़ है, विटामिन जो भी पचे हुए हैं, इनको ये जो भीली होते हैं, रसांकुर होते हैं, ये अवशोषित करके ब्लड में पहुंचा देते हैं। कहाँ पहुंचा देते हैं? ब्लड में। और ये जो ब्लड है खाने को लेके जाता है लीवर के पास, लीवर जांच करता है खाने को, अगर सही चीज़ है, नेचुरली चीज़ है, उसको शरीर में जाने देगा और इससे आपका जो शरीर है उसमें ऊर्जा मिलेगी, कोशिकाओं तक ये सारा चीज़ पहुंचेगा। देखो ग्लूकोज भी पहुंचेगा, जिससे आपके कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है, वसा भी पहुंचेगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, विटामिन पहुंचेगा, कोशिकाएँ स्वस्थ रहेंगी, प्रोटीन पहुँचेगा, कोशिकाओं में कोशिका वृद्धि होगी, इस तरह आपका शरीर चलेगा। आगे समझ में? उसके बाद जो भोजन है, ठीक है, ये जो छोटी आंत है ये जाके खुलती है यहाँ पर, ये बड़ी आंत में खुलती है और बड़ी आंत का यहाँ पर एक परिसेशिका वाला जो हिस्सा दे रखा है, इसका कोई काम नहीं है, अवशेषी अंग होता है, जान लो आप लोग। ये एक बड़ी आंत में खाना आ जाएगा। ये जो बड़ी आंत होता है 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ये जो है ना, ये ऊपर चल के फिर, ठीक है ना, फिर ऐसे मुड़ के फिर नीचे की तरफ मुड़ जाता है और ऐसे मलाशय में खुल जाता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो बड़ी आंत बहुत कमाल की चीज़ है, ये समझते हैं।
बड़ी आंत में जैसे ही खाना जाएगा तो खाने में से जो भी चीज़ पचा है उसको तो छान लिया गया है, केवल खुज्जा है। जैसे कि अगर हम बात करें गन्ने का जूस वाली जो मशीन होती है, उसमें जैसे गन्ने डालते हैं उसमें से जूस निकल जाता है, और जो गन्ने का जो भी फाइबर है, ठीक है, जो छिलका है या खोइया कह सकते हो, वो बाहर निकल जाता है, उसका तो कोई काम नहीं होता। उसी तरह जो खाना है उसमें से जो भी प्रोटीन फैट विटामिन है वो सब कुछ छोटी आंत में छाना जा चुका है, निकाला जा चुका है। उसका जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी आंत में आता है। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखना, पानी आप पीते हो, पानी का पाचन नहीं होता है। अगर आपने खाना खाया है, ठीक है, इतना खाना खाया है तो आधा लीटर या 1 लीटर पानी भी पी जाते हो तो खाना दुगुना हो जाता है। तो पानी भी पेट में आया है। ये पानी जो है ये ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में गया है। पानी का अवशोषण नहीं हुआ है, केवल खाने में प्रोटीन फैट विटामिन का ही अवशोषण हुआ है और किसी चीज़ का अवशोषण नहीं हुआ है। तो जो बड़ी आंत है इसके अंदर की जो दीवारें हैं ये पानी को अवशोषित करती हैं। किसको अवशोषित करती हैं? पानी को अवशोषित करती हैं। आगे समझ में ना, बड़ी आंत का क्या काम है? पानी को अवशोषित कर लेना। और उसके बाद जो भोजन है ये मलाशय में आके इकट्ठा होता है। इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो भाग जो दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे जो भाग, इसको मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय। ये जो मलाशय है इसी में अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इकट्ठा हुआ तो आपके दिमाग को संदेश मिलेगा कि यार अब हमें जाना चाहिए, तो इंसान जाता है। और ये जो गुदा द्वार है इसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जो भी हमने खाना खाया है उसमें से जो भी तत्व है उसका यूज हमारा शरीर कर लेता है। आगे समझ में ना। देखो एक चीज़ और मजेदार की चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए जो अग्नाशय है ना, ये अग्नाशय, इस अग्नाशय से बच्चों, ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। ये नाम सुना है आपने? इंसुलिन। इसमें और भी हार्मोन निकलते हैं, खैर हम इंसुलिन ही बताएंगे आपको केवल। तो जो इंसुलिन हार्मोन है एक प्रकार का प्रोटीन है, ये आपके ब्लड में डायरेक्ट पहुंचता है। और जो हमने खाना खाया, देखो हमने चावल खाया है। क्या खाया? चावल। और हमने खाया चावल के साथ रोटी भी खाया। उसके बाद हमने कोई रसगुल्ला खा लिया या ज़्यादा लड्डू खा लिया या कोई मीठा या खीर खा लिया ना, या चलो चावल भी खाया खीर भी खाया, कोई बात नहीं, सब्जी छोड़ो, अभी सब्जी खाया है ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है। क्या लिया है? ज़्यादा मात्रा में आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है। आप सब्जी इतना खाते हो, दाल इतना 1 कटोरी दाल लेते हो, चावल तो इतना खाते हो, रोटी भी खाते हो 2-4, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ध्यान देना। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आप लोगे तो ज़्यादा ग्लूकोज निकलेगा। ऐसा रहो हाँ, आलू भी कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से होता है, मुंह से, और ये अग्नाशय के माध्यम से होगा। तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा ना। तो देखो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज भी बनना हमारे लिए हानिकारक है। अब देखो ये ज़्यादा मात्रा में जब ग्लूकोज बनता है तो इसका संचयन कराया जाता है। इस ग्लूकोज को ये जो हार्मोन निकलता है इंसुलिन, अभी हमने लिखा, कहाँ पे लिखा बच्चों? यहाँ पे लिखा। ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह ग्लूकोज, जैसे कि हमने लिया है 100% ग्लूकोज, उसमें से 30% ग्लूकोज को ये इंसुलिन पकड़ कर ले जाके जो यकृत होता है, यकृत यानी कि जो लीवर है, इसके अंदर ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर देते हैं। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर देते हैं। जरा ध्यान देना, बहुत कमाल की चीज़ है ये, कभी भी आप नहीं सीख पाओगे, देख लेना। ग्लाइकोजन के रूप में क्या इकट्ठा हुआ है? ग्लूकोज। किसने कराया है? इंसुलिन हार्मोन ने। ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अब देखो ये जो इंसुलिन हार्मोन ने ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कराया है, सपोर्ट है। देखो खाना हम लोग हर 5-6 घंटा बाद भूख लग जाती है हम लोगों को, इतना पता है ना आप लोगों को। तो देखो बच्चों फिर खाना पड़ता है हम लोगों को। सुबह में खाया, दोपहर खाया, फिर 4 बजे खाया, फिर शाम को 8-9 बजे खाया। हम लोग खाते हैं ना, लगभग दिन भर में 4 बार या 3 बार खाना खाते हैं ना। देखो इसका मतलब हर 4-5 घंटे बाद हमें खाना ज़रूरी है लगभग में, और नहीं तो 6-7 घंटे बाद खाना ज़रूरी है ना। तो सबका अपना अपना अलग अलग टाइम होता है, डाइट होता है खाने का। कुछ भर दिन खाते ही रह जाते हैं, खैर वो बात अलग है। देखो यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में क्या इकट्ठा हुआ है? ग्लूकोज।
इकट्ठा हो गया, इसका नाम अब ग्लाइकोजन पड़ गया। कोई दिक्कत? अब होता क्या है कि जब हम व्रत रहते हैं, बहुत दिन खाते नहीं हैं और भूख लगी रहती है, तो क्या भूखे मर जाते हैं? हम काम करते हैं ना, हम स्कूल भी जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, फिर शाम को जब व्रत तोड़ना होता है तब खाते हैं। ऐसा होता है ना बच्चों? तो इसका मतलब हमें भूख लगा है लेकिन खा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ऊर्जा कहाँ से आ रही है? होता क्या है कि जो लीवर में इकट्ठा है ग्लाइकोजन है, ठीक है, ये ग्लाइकोजन, ठीक है, इस ग्लूकोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर ये समझ जाएगा कि लग रहा है ये खाना नहीं खाएगा। कौन? लीवर समझ जाएगा खाना ये खाने वाला नहीं है। इसीलिए ये ग्लूकोज को यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर बदल के शरीर के अंदर, ठीक है, फिर से ग्लूकोज पहुंचाने लगता है, फिर ऊर्जा मिलती है और हम लोग का भूख कम हो जाता है। देखो आप स्कूल से घर जाते हो तो भूखे रहते हो, कहते हो मम्मी खाना चाहिए, तो खाना खत्म हो गया बेटा अभी बना रही हूँ, अभी बना दे रही हूँ। जब मम्मी खाना बनाती है तो खेलने में व्यस्त हो जाते हो, टीवी देखने में व्यस्त हो जाते हो, तो फिर मम्मी कहती है आप बेटा खा लो, कहते हो भूख कम हो गया, थोड़ा 1 घंटा बाद तो खा लेंगे, ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाएगा अभी, ठीक है, या हमारा एपिसोड क्या है अभी मिस हो जाएगा। तो आपका भूख क्या हुआ? इसका मतलब आपका शरीर समझ गया कि ये बाबू खाने वाला नहीं है। तो जो इकट्ठा किया गया है कौन सा? ग्लाइकोजन, फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होके फिर ऊर्जा देगा आपके शरीर को। इस प्रकार फिर आपका शरीर चलेगा। जब ये ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा, जैसे बैंक में आपने पैसा जमा किया है तो उसको खा लिया, ठीक है, घर बैठे, जब वो रह जाएगा तो क्या करना होगा? फिर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो कमाने जाना पड़ेगा। तब फिर से जब ये ग्लूकोज खत्म हो जाएगा फिर आपको खाने की आवश्यकता पड़ती है, तब भूख नहीं कम होता है। भूख जब फिर लगेगा दोबारा तो आपको चरपाई पकड़ना पड़ेगा, आपको खाना बहुत ज़रूरी है। आगे समझ में ना? देखो अगर ये इंसुलिन ना बने आपके अग्नाशय में, ठीक है ना बच्चों, क्या ना बने? इंसुलिन अगर आपके अग्नाशय में नहीं बनता है, कौन बच्चों? ये इंसुलिन आपके अग्नाशय द्वारा नहीं बनता है तो आपका जो ग्लूकोज है इसका, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो पाता है। और इस ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं होगा तो हमारे रुधिर की नली यानी कि जो रुधिर है उसमें घुलते नहीं है, रुधिर के साथ ये घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मतलब जिसके कारण हमारे रुधिर में जो चीनी है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते आपके शरीर को दिक्कत होने लगती है। तब हम कहते हैं कि आपको ब्लड शुगर हुआ है, थकान महसूस होगा, ठीक है, बहुत समस्याएं क्रिएट होंगी, ठीक है, तब कहा जाएगा क्या? आपको मधुमेह रोग या यानी कि शुगर हो गया है। आगे समझ में ना? तो ये अग्नाशय काम नहीं कर रहा है तब हो रहा है। इसके लिए अलग से, ठीक है, इंजेक्शन या टेबलेट के माध्यम से इंसुलिन लिया जाता है, ठीक है, तब जाके आपके शरीर में ग्लूकोज का कंट्रोल हो पाता है। इसीलिए डॉक्टर आपको चावल वगैरह मीठा चीज़ खाने में मना कर देता है कि आपके शरीर में ये इंसुलिन नहीं बन रहा है, अग्नाशय नहीं काम कर रहा है, इसीलिए आप मीठी चीज़ ना खाएं। इस प्रकार आप लोग समझ गए कि मानव जो पाचन तंत्र कैसे काम करता है। तो बच्चों ये याद हो जाएगा ना? कल हम पूछने वाले हैं पूरा इसका ये डायग्राम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।